एक तरफ ऐसी टीम है जो दो लगातार मैचेस हार चुकी है अब अपने वर्ल्ड क्रिकेट लीग टू के इस राउंड में, और दूसरी तरफ ऐसी टीम है जो अभी तक एक भी मैच इस वर्ल्ड क्रिकेट लीग टू के इस राउंड में अभी तक हारी नहीं है। अगर हम नेपाल टीम की बात करें, शुरुआत धमाकेदार हुई थी। यूएसए के खिलाफ 230 प्लस चेस करके उन्होंने शानदार शुरुआत की थी और ये दिखाया था कि नहीं, इस टूर्नामेंट में हम जबरदस्त परफॉर्मेंस करने के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन उसके बाद लगातार दो मैचों में वो टीम जिन्होंने 230 प्लस चेस किया, और वही टीम लगातार दो मैचों में 180 200 भी एक भी बार क्रॉस नहीं कर पाए, और एक बार तो 180 भी टच नहीं कर पाए। बहुत ही खराब परफॉर्मेंस रहा। वहीं दूसरी और ओमान की अगर बात करें, पहले मैच में धमाकेदार जीत दर्ज की थी नेपाल के खिलाफ, दूसरे मैच में काफी स्ट्रगल किया, यूएसए ने काफी उनको टक्कर दी खास करके चेस करते हुए, लेकिन फिर भी एट द एंड उन्होंने मैच जीता। ये दोनों टीमों का हाल है इस वक्त अगर हम बात करें। और पॉइंट टेबल की अगर बात करें तो बहुत सिंपल सा है, ओमान नंबर 1 पे है, यूएसए और नेपाल के बीच में जदोजहद है कि कौन सेकंड नंबर की पोजीशन हासिल कर सकता है। और नेपाल के लिए ये मैच वही हो सकता है, अगर नेपाली मैच जीत जाता है अच्छे मार्जिन से, तो फिर कहीं ना कहीं उम्मीद होगी कि नेपाल सेकंड नंबर पे कम से कम इस राउंड में रह सकता है। क्या लगता है अब तक जो अभी तक मैच हुआ है कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है नेपाल की? इतनी सारी जो दिक्कतें हैं, 3 मैच खेले हैं, 2 हारे, मेन प्रॉब्लम कहाँ नजर आ रही है जहाँ पे ये मैच हार जा रहे हैं? देखिए, 2 प्रॉब्लम्स यहाँ पे सबसे ज्यादा है। पहले तो ये है कि 11 से 40 ओवर का जो एक इतना बड़ा जो ओवर है, इतना जो बड़ा आप देख रहे हैं ओवर, 30 ओवर तकरीबन यहाँ होते हैं, और यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे विकेट खोना और स्लो रन रेट से रन बनाना, ये 2 सबसे बड़ी वजह है। और दो मतलब एक ही वजह है, माफ कीजिएगा, एक ही वजह है ये, स्लो रन रेट से रन बनाना और विकेट्स खोना। 5 से 6 विकेट, 7 विकेट यहाँ से खो जाते हैं इस 30 ओवर के अंदर अंदर। और दूसरी सबसे बड़ी वजह है नई बॉल का ठीक से इस्तेमाल ना होना। यही सबसे बड़ी वजह है कि आप देखते हैं विक्रम सोब हुए, सोमपाल कामी हुए, करण तो थोड़ी देर में आते हैं, पर ये दोनों खासकर नई बॉल का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। कल हमने देखा मैच में कि लामी चाने को शुरू में लगाना पड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट उठाया। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि कप्तान को एक्सपेक्टेशन ही लामी चाने से, जैसे कि आपने कहा था कि सिर्फ लामी चाने हैं जो विकेट निकाल रहे हैं, बाकी तो कोई साथ ही नहीं दे रहा। तो इसलिए स्लो रन रेट, विकेट्स खोना, जो पावर प्ले 2 होता है 11 से 40 ओवर के बीच में, वो, और दूसरा कारण विक्रम सोब और सोमपाल कामी की तरफ से, और अब शायद गुलशन झा भी आ गए हैं, वो भी स्टार्टिंग नहीं दिला पा रहे। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन है जब न्यू बॉल आपके हाथ में हो और पिच से मदद भी मिल रही हो, लेकिन फिर भी आप के पेसर्स बॉल को यूज नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ा चिंता की बात हो जाती है। और अगर दूसरी साइड बात करें, ओमान की अगर बात करें, उनकी परफॉर्मेंस लगातार 2 मैचों में जीत दर्ज हुई है, उनके परफॉर्मेंस को कैसे रेट करेंगे आप? क्या हो रहा है, कितनी कंफर्टेबली वो मैच जीत रहे हैं, और आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि वो दोनों बार विनिंग लाइन को क्रॉस करने में कामयाब हुए? रीजन क्या? देखिए, मैं जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मुझे ऊपरी क्रम से ज्यादा मुझे निचले क्रम के बल्लेबाजों पे यकीन है ओमान के। आप जिशान की बात कर लें, सूरज की बात कर लें, नदीम की बात करें, नदीम लगातार 30 मारे हैं उन्होंने, तो मुझे नीचे के बल्लेबाजों पे ज्यादा यकीन है बजाय ऊपर के। ओमान के मिडिल ऑर्डर्स की यहाँ उल्टी नदी बह रही है। अगर आप देखेंगे नेपाल का मिडिल ऑर्डर स्लो है, लेकिन यहाँ पे क्या है, मिडिल ऑर्डर इनका स्कोरिंग रेट जो है वो नेपाल से बेटर है कहना होगा। तो बिल्कुल आप फिर उसमें जतिंदर आ जाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज क्या हो जाती है कि जतिंदर के पास एक ही गेम है कि नहीं, मुझे तो 10 ओवर में मारना ही है। यहाँ पे क्या कहते हैं, डबल फेज, जी हाँ, जैसा कहते हैं इंग्लिश में कि डबल फेज जो होता है किसी बैट्समैन का होना नहीं चाहिए। या तो एक तरफ रहिए या फिर इस तरफ रहिए, या तो रोकिए या फिर मार दीजिए। ओपनिंग बैट्समैन की हम बात कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है। जतिंदर सिंह ओपनिंग में है, अगर वो चल जाते हैं तो फिर तो मिडिल ऑर्डर के लिए बहुत ही आसान हो जाता है, जो हमने पहले मैच में देखा नेपाल के खिलाफ। और दूसरे मैच की अगर बात करें तो मिडिल ऑर्डर्स ने और लोअर ऑर्डर ने अपने दम पे वो मैच जिताने की पूरी कोशिश की और जिता के भी लेके गए। ये बात हो गई दोनों टीमों की अब तक की परफॉर्मेंस में आखिर चल क्या रहा है, वो इतने हार क्यों रहे हैं, वो इतने जीत क्यों रहे हैं। अब यहाँ पे बात आ जाती है क्या कुछ चेंजेस कर सकते हैं। सबसे पहले जल्दी से बात कर लेते हैं प्रोबेबल 11 के बारे में कि दोनों टीमों की प्रोबेबल 11 क्या रह सकती है, क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, क्या चेंज करना गारंटी है जीत की, ये भी बताइए सर। नहीं, देखिए, जब हम आपस में हमने डिसाइड किया था कि तब भी हम ये सोच रहे थे, जब भी कोई मैच हारता तो लोग सोचते हैं अरे यार तो टीम चेंज होनी चाहिए, वो होता तो बेटर करता, ये होता तो बेटर करता। सबके माइंड में ये होता है कि अरे यार इसकी जगह पे वो होता तो अच्छा करता, वो होता तो अच्छा करता। ये सबके माइंड में सबसे पहले आता है, ये जानना चाहता हूँ।
बिल्कुल, देखिए ये तो मुझे नेपाल के प्रोस्पेक्टिव से मुझे नहीं लगता कि अब आपके पास इतना मैं सीधा बोल रहा हूँ, चाहे किसी को बुरा लगे या नहीं, अब नेपाल के पास यहाँ से चेंज करने का इतना ऑप्शन नहीं है, इतने प्लेयर की अवेबिलिटी नहीं है कि आप उसको ले लें, उसको तीसरे प्लेयर को उठा के ले लें। तो कहीं ना कहीं चेंज की जैसे आपने बात करी है, तो बिल्कुल एक चेंज हो सकता है, मे भी अगर ऐसा हुआ कि आरिफ शेख, जी हाँ, आरिफ शेख अगर आते हैं तो विनोद भंडारी की जगह पे आ सकते हैं, क्योंकि कुशल मल्ला बाहर नहीं होंगे, ऑब्वियसली बॉलिंग ऑलराउंडर है, उनको बाहर नहीं कर सकते, स्पिनर है। तो अगर होता है यही होगा जो पॉसिबल है, वरना तो शायद नहीं। जी हाँ, और ये हमारी ओपिनियन है कि हमारे हिसाब से अगर चेंज करना है तो कम से कम यही करिए, और कोई चेंज खास मत करिए, क्योंकि ऑलरेडी काफी चेंज चॉपिंग्स करके भी कोई फायदा नहीं होने वाला। लोग क्योंकि सबसे पहले उसी वही ट्रिगर पॉइंट होता है, सभी सोचते हैं मैच हारे चेंज करो, मैच हारे चेंज करो, लेकिन चेंज करके भी क्या रिजल्ट चेंज होगा ये देखना, इसकी गारंटी आखिर कौन लेगा। अगर मान लीजिए नए प्लेयर्स लिया, अगर रिजल्ट नहीं हुआ तो फिर आप क्या करेंगे। तो इसीलिए जो खेल चुके हैं, जो इसमें माहौल में ढल चुके हैं, उन्हीं को आप खिलाइए दोबारा, क्या पता उनसे एक अच्छी परफॉर्मेंस की आप उम्मीद कर सकते हैं। ओमान की टीम की क्या चेंजेस देख, ओमान की टीम में लगता है, देखिए अब शायद 2-2 का पैटर्न यहाँ पे अपनाया हो शायद ओमान के कोचेज ने, और ओमान के थिंक टैंक में, कुछ भी कहें आप, कि शायद अब जाके शायद जतिंदर और जिशान बाहर हो मे भी, और आकिब और खबर को मौका दिया जाए, आकिब को कप्तान बनाया जाए, ये हो सकता है। क्योंकि सूरज कुमार या संदीप गौड़ या अयान खान लगते नहीं है ये लोग बाहर होंगे, इनको ज्यादा मौके मिलेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा, वर्ल्ड कप नजदीक है, बहुत मौके इनको मिलेंगे, बिल्कुल मिलने भी चाहिए। और वर्ल्ड कप से पहले एक बहुत जबरदस्त सीरीज होनी है, जी हाँ, स्कॉटलैंड के साथ ओमान के मैच बहुत जबरदस्त होगी। वो होगी कुछ टफ ओडीआई मैचेस देखने लायक, एसोसिएट के बीच में अगर हम कहें, शानदार 2 टीमें भिड़ने वाली हैं, ओडीआई की टॉप टीम्स में से 2 वो टीम्स होंगी। तो इसीलिए अयान खान, सूरज, इन लोगों को ज्यादा से ज्यादा खिलाने से बेटर होगा, ताकि वो स्कॉटलैंड के प्लेयर्स के सामने कुछ बैटिंग कर पाए, अच्छा कर पाए। ये देखने वाली बात होगी, चैलेंजिंग होगा। मैं बस एक सवाल मैं यहाँ जानना चाहता हूँ कि जैसे 11 से 40 ओवर है, तीनों टीमों की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, तीनों टीमों की, पर फिलहाल अभी चलिए दोनों टीमों को ही ले लेते हैं और यूएसए को बाहर रखते हैं। नेपाल यूएसए की 11 से 40 ओवर में ये लोग आखिर, थोड़ा आपसे जानना चाहूंगा, बैटिंग में नॉलेज ज्यादा है, कि रन रेट के हिसाब से कैसे रन मारे कि हमें यहाँ पे देखने को मिले 250 260 का स्कोर थोड़ा देखने को मिले, ये 210 215 ये नहीं, 240 चलिए ठीक है, कैसे देखने को मिलेगा ये मैं जानना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात तो है कि आपको अपने अंदर से डर खत्म करना होगा। अगर आप ये सोच के चलेंगे कि नहीं मुझे अपना विकेट बचाना है, ये करना है, मुझे सेफ खेलना है, मुझे ज्यादा से ज्यादा बॉलें खेलनी है, टाइम बिताना है, क्योंकि ओडीआई क्रिकेट ऐसा है कि आपको अपना स्ट्राइक रेट और एवरेज, खास करके स्ट्राइक रेट भी मेंटेन करना होगा बैटिंग के वक्त। 11 से 40 ओवर के बीच में आपको बोल्ड क्रिकेट खेलना होगा। आप अगर ये सोचेंगे यार 20 पे 2 हो गए, चलिए हम लोग शेल में चलते हैं, फिर निकलेंगे 40-45 ओवर बाद, ये नहीं होने वाला। कहीं ना कहीं सारे बैट्समैन का जो इम्पैक्ट है, सारे बैट्समैन जो खेलने का तरीका है, वो कहीं ना खेलने का इंटेंट है, वो कहीं ना कहीं एक जैसा ही नजर आता है। चाहे आप ऊपर से ले लें, मैं अगर नेपाल की पहले बात कर लूं तो उसके बाद अगर आप ले लें, ओपनर्स को हटाते हैं, ओपनर्स काफी अच्छा खेलते हैं, ज्ञानेंद्र मल्ला हो, रोहित पटेल हो, विनोद भंडारी हो, और बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं, कुशल तो आते और जाते हैं, उनका 5 मैच से यही चल रहा है। उसके बाद करण केसी हो, सोमपाल खामी हो, करण केसी एंड में हिटिंग जरूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप देखिए कि 2 मैचों से, वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 के मैचों से वो हिटिंग नजर नहीं आई है। पीएनजी के खिलाफ वो हमने हिटिंग देखी थी करण केसी की, उसके बाद वर्सेस यूएसए और वर्सेस ओमान वो हिटिंग पूरी तरह से गायब हो चुकी है, कहीं ना कहीं वो अब नजर नहीं आ रहा। वो भी डॉट्स खेल रहे हैं, बॉलर रोक रहे हैं, उन्हें कम से कम ये काम नहीं करना होगा। सबसे बड़ी बात होगी आपको बोल्ड क्रिकेट खेलना है, भले 20 पे 2 हो, आपको ये सोचना है मुझे हर ओवर में 4 रन निकालने ही है। मुझे सोचिए आज के दौर में अगर आपके अंदर इंटेंट है, ऐसा कौन सा प्लेयर है आज के दौर में जो 1 ओवर में 4 रन नहीं निकाल सकता, और अगर वो नहीं निकाल सकता तो उसकी टीम में जगह बिल्कुल नहीं बनती है। भले उसने पास्ट में कितने भी झंडे उखाड़ रखे हो, जितने भी झंडे गाड़ रखे हो, कितने भी रिकॉर्ड्स बना रखे हो, तो पुराने रिकॉर्ड्स से आप आगे के फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते। ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं। केन्या सेमीफाइनल खेला हुआ है वर्ल्ड कप का, और आज केन्या युगांडा के साथ ट्राई नेशन सीरीज खेल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कंपैरिजन क्या होता है। पुराने रिकॉर्ड्स को लेकर बैठेंगे या फिर पुराना प्लेयर है, इन्होंने बहुत कुछ किया है, बहुत टॉप रिकॉर्ड्स है, बहुत एवरेज है, उससे कुछ नहीं होने वाला। आज के दौर में कौन आपको परफॉर्म करके दे रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे प्लेयर ढूंढिए जो 1 ओवर में कम से कम 4 रन निकाल सके 11 से 40 ओवर के बीच। आपने बिल्कुल सही कहा। अभी हम मैच देख रहे थे, उस पे स्पिनर आए और 42 या 43वां ओवर था, उसमें 1 रन आ रहा है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल ये उसमें सौरभ नेतुलकर ने स्लोएस्ट बॉल का इस्तेमाल किया, वहां ज्ञानेंद्र मल्ला भी थे उसमें। 42 से 43 का ओवर चल रहा है उस टाइम। अब आप बताइए 43rd ओवर चल रहा है वनडे क्रिकेट में और रन आ रहा है 1, ये किस तरह की बैटिंग है?
ऐसे प्लेयर्स आपको ढूंढने होंगे जो पर ओवर 4 रन निकाल के दे, भले ही विकेट कितने भी गिर गए हों। अगर आप 4 के रन रेट से 11 से 40 ओवर के बीच में खेलेंगे तो आपको 120 रन मिलने वाला है। शुरू के अगर 50-60 मिल जाते हैं, कितने होते हैं? 180। लास्ट के 10 ओवरों में आप मारिए 40-45, 230-240 तक स्कोर पहुंचेगा। आप 240 बोर्ड पे लगाइए। ओमान टीम भी स्ट्रगल करेगी अपनी स्ट्रॉन्ग बैटिंग के के सामने भी, ये गारंटी है। 240 किसी ने दिया ही नहीं ओमान के सामने, तो फिर कैसे वो स्ट्रगल करते? एक बार देखे तो देखिए 240 ऑड रन, तब आप देखिएगा कि ओमान भी स्ट्रगल करेगी। ओमान के पर्सपेक्टिव से अगर जल्दी से जान ले, उनके पर्सपेक्टिव से क्या लग रहा है कि किस तरह का परफॉर्मेंस उनकी तरफ से देखने को मिल सकता है, ये जानते हुए कि पिछले मैच में ऑलमोस्ट डिजास्टर बैटिंग हुई थी उनकी तरफ से, लेकिन फिर भी जीते थे वो। लेकिन यूएसए ने उनको अच्छे से बांधने में कामयाब किया था। क्या नेपाल की बॉलिंग अटैक जो है या कप्तान जो है वो यूएसए की बॉलिंग अटैक से कुछ सीख सकते हैं, कुछ ले सकते हैं जो मैंने ओमान के खिलाफ कराई थी यूएसए ने? खास देखिए, यहाँ पे तो पेसर्स काम आने वाले हैं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे थोड़ा डिवाइड होगा। वहां सौरभ नेतृत्व इतनी जबरदस्त बॉलिंग कराते हैं कि नेपाल के पास ऐसा कोई बॉलर नहीं है। ये पेस बॉलर जी हाँ। लेकिन आप अगर शुरू में ही अगर आप सोचेंगे नई बॉल से, पुरानी बॉल हो 14-15 ओवर के बाद और ज्यादा खतरनाक हो जाती है। एक मैं लाइन जोड़ना चाहूंगा, अगर नई बॉल से आपको चौथे 5वें ओवर में स्पिनर लगाना पड़ रहा है, ये बिल्कुल क्लियर दर्शाता है कि आपकी पेस बैटरी कितना काम कर रही है, कितना। बिल्कुल सही। और जैसे कि आपने कहा स्टार्ट में ना पहली प्रॉब्लम है, अगर ओमान में ब्रेक लगाना है, ओमान को पीछे ओमान जिस तरीके की टीम है, हाई क्वालिटी टीम है, तो उसके लिए मुझे लगता है कि शुरू के 10 ओवर में 2 विकेट तो चाहिए ही चाहिए ओमान के, नेपाल को चाहिए ही चाहिए। और वो 2 विकेट ऐसे तो नहीं आएंगे कि आपने संदीप रामचंद्र को लगा दिया। मिल सकता है, मे भी मिल सकता है, जैसे कल मिला, लेकिन वो बहुत ही कम चांस होता है कि स्पिनर शुरू में विकेट निकाल के। लेकिन और दूसरी बात होता है कि रिजल्ट्स भी आपके फेवर में आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि अगर संदीप रामचंद्र से आपको पहले ही कराने पड़ गए तो फिर उनके ओवर भी आप कब तक बचा के रखेंगे? कोटा भी तो बचाना है। T20 नहीं है कि 4 ओवर में उन्होंने आया और मैच पलट दिया, वो अकेले कितना कर सकते हैं? बाकी 4 बॉल्स को टीम में लिया इसीलिए जाता है ताकि वो भी विकेट निकाल सके। और कंडीशन इतनी स्पिन फ्रेंडली नहीं है, वो हम देख रहे हैं, आराम से देख रहे हैं। यूएसए के बैट्समैन भी खेल ले रहे हैं, ओमान के तो खैर खेल ही रहे हैं। स्पिन फ्रेंडली होता तो और ज्यादा हार्ड हो जाता है। तो यही कुछ है इस मैच से रिलेटेड। बाकी देखना होगा कि नेपाल वापसी करता है इस मैच में, या फिर ओमान फिर से डोमिनेट करता है, बुरी तरह से क्रश करने में कामयाब होता है नेपाल। क्योंकि अगर नेपाल ये मैच हार जाता है तो कहीं ना कहीं वो शायद इस राउंड 6 में लास्ट में रहने के चांसेस उनके बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट परफॉर्मेंस होगा, खास करके पहला मैच जीतने के बाद। क्योंकि यूएसए का मैच अभी एक और है, अगर यूएसए बहुत क्लोज मैच हारती है ओमान से और नेपाल आज का मैच हार जाता है तो यूएसए सेकंड नंबर पे रह सकता है और नेपाल तीसरे नंबर पे। इस राउंड की हम बात कर रहे हैं, लेकिन ओमान का नंबर 1 पे लगभग तय नजर आ रहा है फिलहाल, की रन रेट भी उनका काफी बेटर है। चलिए जो कुछ होगा, लेकिन देखना होगा कि नेपाल क्या वापसी करता है, क्या कुछ चेंजेस करता है, लेकिन ये सारी चीजों पे गौर करने की बात होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बने रहिए चैनल के साथ, लगातार अपडेट्स यहाँ पे आती रहती हैं। कम्युनिटी टैब चेक करना मत भूलिएगा, पोल्स पे पार्टिसिपेट करना मत भूलिए, वहाँ पे भी लगातार अपडेट आती है। प्लीज अगर हमारे एनालिसिस पसंद आई है, रिव्यू पसंद आया, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाय।